हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे थे कि हम लोग बीएससी सब्जेक्ट का जो कोर्स का जो फिजिक्स का सिलेबस है उसमें सेकंड और फर्स्ट पेपर को लेकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। और लगातार आप लोगों ने देखा, जो लोग भी नहीं देखे हैं वीडियोस को, वो लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गई है, वहां पे जा करके देख सकते हैं कि कैसे हमने बीएससी फर्स्ट ईयर के जो सेकंड पेपर है थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मा गतिकी के नाम से जिसे हम जानते हैं, उसे हमने लगभग 6 से 7 लेक्चर्स हो चुके हैं और काफी ज्यादा सिलेबस कवर हो चुका है। आज जो है अगले क्लास के साथ हम मौजूद हैं आपके सामने। यहां पास हम लोग नए चैप्टर की बात करेंगे। आज थर्मोडायनेमिक्स में जो नया चैप्टर है, जो यूनिट नई है, उसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स में आज हम लोग बात करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को समझने से पहले जितने भी हमारे स्टूडेंट्स, जितने भी मित्र नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़ें। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि लगातार अगर आप पूरी वीडियो शुरू से देखेंगे तो आपको एक प्रॉपर और अच्छे ढंग से एक क्लास नोट्स तैयार हो जाएगी। तो देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर के अंतर्गत हमें किन चीजों को पढ़ना है। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंतर्गत क्या क्या चीजें बताई गई हैं। दरअसल जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें इन चीजों को पढ़ना पड़ता है कि बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है। बेसिक टर्मिनोलॉजी में बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें सबसे मुख्य रूप से आपके सिलेबस में सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात बताई गई है। दरअसल ये जो चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो सबसे पहले ये बात बताई गई है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है कहा जाए या फिर कोई भी मैटर है, वह मैटर क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। आपके सामने कोई भी एक मैटर अवेलेबल हो, जैसे ये मार्कर ही है, तो ये क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक नया नाम दिया जाता है जिसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जिसे अणु कहते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि जब हम 3 मुख्य अवस्थाएं, मेन स्टेज अर्थात मैटर के स्टेट की बात करते हैं, तो देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर। सबसे पहले आप इसमें देखेंगे, आपको जो टॉपिक मिलेगा सबसे पहला वह क्या है, मैटर है। मैटर क्या होता है तो आप पढ़े हैं, आप जानते हैं, और नहीं जानते तो इस चीज को क्लियर कर लीजिए कि ऑल द ऑब्जेक्ट, तो सभी चीजें जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं, जगह घेरती हैं, उन सभी को हम मैटर के नाम से जानते हैं। तो मैटर की डिफिनेशन क्या है, ऑल द ऑब्जेक्ट whose occupy space and having a mass is known as matter। आप यहां समझ सकते हैं और लिख सकते हैं कि ऑल ऑब्जेक्ट which have some mass and occupy space is called matter। यही एक डिफिनेशन है जिसमें आप मैटर को जब पढ़ते हैं, अर्थात इसे हम हिंदी में पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ क्या है, वह सभी वस्तुएं, सभी ऑब्जेक्ट जिनका कुछ ना कुछ मास होता है और जो कुछ ना कुछ स्थान घेरती हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, मैटर के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमने कहा, इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे, आप नोट करते जाइए, देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें आप नाम जानते हैं। सबसे पहला
जिसे हम सॉलिड कहते हैं, दूसरा जिसे हम लिक्विड के नाम से जानते हैं, और तीसरा गैस के नाम से जानते हैं। ध्यान देंगे और भी बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं जिसमें आप प्लाज्मा को पढ़ते हो, लेकिन आपके सिलेबस में अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखिए, जैसा कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सॉलिड हम जानते हैं, द्रव भी जानते हैं, ठोस भी जानते हैं, गैस भी जानते हैं, लेकिन इसकी एक प्रॉपर डिफिनेशन अच्छी तरीके से जो समझना है वो आपको यहाँ पास देखना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप सॉलिड को समझना शुरू करते हैं तो आपके सामने यहाँ पास एक ये देखिए, यहाँ पे एक हमने चित्र बनाया हुआ है। इस चित्र को जब आप देखेंगे तो देखिए इसके अंदर यह कोई ऑब्जेक्ट है। क्या है? यह कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है। ये ऑब्जेक्ट निश्चय ही, ये देखिए, बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, अर्थात इस ऑब्जेक्ट में मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से रखे हुए हैं। जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये जो छोटे छोटे राउंड बने हैं, ये क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल। ध्यान देंगे, हम सॉलिड को समझ रहे हैं, ठोस को समझ रहे हैं, इसे हिंदी में ठोस कहते हैं। आप जानते हैं कि ठोस पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें मॉलिक्यूल्स अर्थात अणु बहुत ही पास पास होते हैं। देखिए, ठोस यह जो आपका स्ट्रक्चर है या ठोस का स्ट्रक्चर है, अर्थात सॉलिड का स्ट्रक्चर है। सॉलिड के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि ये जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, यह आपस में बहुत ही पास पास हैं। इसका मतलब है कि आपको सॉलिड की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी दिमाग में आनी चाहिए। तो जब सॉलिड की प्रॉपर्टी आपसे पूछता है तो यहां पास देखिए, हम पॉइंट वाइज करके बात करेंगे, आप नोट करते जाएंगे कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ही पास पास होते हैं, और अगर ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे हुए हैं तो जरूर किसी ना किसी फोर्स से बंधे होंगे। ध्यान दीजिएगा, किसी ना किसी फोर्स से बंधे होते हैं। आप जानते हैं कि यह जो बोर्ड है और यह दीवार में लगाया गया है, या ये मार्कर से हम लिख रहे हैं, तो अनेक प्रकार के फोर्सेस काम करते हैं। उसी प्रकार से ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन दोनों के बीच जरूर एक फोर्स लगा होगा जिससे यह आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में बने हुए हैं। तो इस फोर्स को आप ध्यान से देखेंगे, इस फोर्स को क्या नाम देते हैं? इस फोर्स को नाम देते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, जिसे हिंदी में अंतर आणविक बल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अंतर आणविक बल के नाम से। जैसे हम कहें मार्कर का बल, डस्टर का बल, बोर्ड का बल, उसी प्रकार से अणुओं का बल है तो नाम हो जाता है अंतर आणविक बल। इसका मतलब आपसे कोई पूछता है कि ठोस में, सॉलिड में अणु, मॉलिक्यूल्स आपस में किस फोर्स के द्वारा बंधे होते हैं, तो आपका एक ही जवाब होगा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। यह इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इतना ज्यादा होता है कि यह बहुत आसानी से एक दूसरे से दूर नहीं हट पाते, और ये जो सॉलिड है वो वैसे का वैसे बना रहता है। इस मार्कर को अगर हम गिरा दें तब भी यह मार्कर ऐसा ही है, जरूरी नहीं कि ये टूट जाए, छोटे छोटे पार्ट्स हो जाएं। इसका मतलब है कि इनके बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लार्ज होता है। तो प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे? इन सॉलिड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज लार्ज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। ध्यान देंगे। अब देखिए, इसके बीच में जब आप आएंगे तो ये छोटा छोटा देखिए जगह बना हुआ है, स्पेस बना हुआ है। ये देखिए, ये जो स्पेस है, इस स्पेस को क्या नाम देते हैं? तो इसका नाम होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है? लार्ज। यहां पे देखिए, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था इतना ताकतवर था कि ये सभी मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे हुए थे। जब हम जगह की बात करेंगे, जब इस कमरे में बहुत सारे लोग पास पास बैठ जाएंगे तो उनके बीच जगह कम हो जाएगी,
इसका मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसकी जो पावर है, जो वैल्यू है, वो लगातार कम होती जाएगी। तो हम यहां लिख सकते हैं कि इन सॉलिड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज स्मॉल। ध्यान देंगे यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है, स्पेस बहुत ही कम होता है। तीसरी प्रॉपर्टी में जब आप आते हैं तो आपने पढ़ा है कि सॉलिड अर्थात ठोस का आकार निश्चित होता है, या ये कहा जाए शेप एंड साइज निश्चित होता है। तो कैसे? देखिए सॉलिड को अगर हमने यहां रखा तो ये वहीं रखा रहेगा, अपने से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, अर्थात बहुत आसानी से आप इसके मॉलिक्यूल्स की पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं कि इट हैज प्रॉपर शेप एंड साइज। तो ये कहा जाएगा कि इट हैज डिफिनिट शेप एंड साइज। देखिए डिफिनिट शेप एंड साइज, ये रहा आपका सॉलिड के रिस्पेक्ट में पूरी इंफॉर्मेशन। आप इसे हूबहू चाहे नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीन शॉट ले लीजिए। नोट कर लिए हैं? तो देखिए सॉलिड के बाद जो दूसरा पार्ट है वो हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, लिक्विड के बारे में। ध्यान देंगे जैसे आपने सॉलिड को समझा उसी प्रकार से आप लिक्विड को समझेंगे। देखिए लिक्विड के लिए भी हम लोग अब जो बात करेंगे वो किसके लिए करेंगे, लिक्विड के लिए, अर्थात इसके लिए। फिर देखिए यहां पास एक चित्र बनाएंगे, ये कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, हमने बताया कि ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगा। इसका मतलब अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं हमने कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ, ध्यान दीजिएगा। ये जो ऑब्जेक्ट है यह लिक्विड को दर्शा रहा है, बता रहा है। तो देखिए जब ये लिक्विड है, ये सब फिर क्या है, मॉलिक्यूल है। तो देखिए इनके बीच ये जो बहुत पास पास थे अब ये थोड़ा दूर दूर चले गए हैं। इसका मतलब है इनके बीच क्या लग रहा था, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा था। तो आप ये कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो बहुत ही ताकतवर था, एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को दूर नहीं हटा पा रहा था, अब वो धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, कमजोर हो रहा है। तो हम कहेंगे कि इन लिक्विड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज स्मॉलर देन सॉलिड। सॉलिड के रेस्पेक्ट में इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है। सेम उसी प्रकार से दूसरा आप देखिए, ये जो जगह है यह जगह बढ़ गई है, इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस था वो क्या है, बढ़ गया है। तो आप लिखेंगे इन लिक्विड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज क्या है, लार्ज। क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है। तीसरी बात जब आप देखेंगे तो देखिए जब इसकी क्या है, फोर्स थोड़ा सा कमजोर हो गया, इसका मतलब क्या है कि अगर आप कहीं रख दोगे तो वो अपनी स्टेज में अपने जगह को परिवर्तित कर देगा, अपने स्वतः ही वो परिवर्तित करने का प्रयास करेगा। इसका मतलब है कि इसके पहले हमने सॉलिड में लिखा था कि इसका जो शेप एंड साइज है वह क्या होता है, निश्चित होता है, अर्थात फिक्स होता है। तो यहां पास आप कहेंगे कि इसका शेप जो है वह तो निश्चित होता है लेकिन साइज निश्चित नहीं होता है। तो आप यहां ये कहेंगे कि इट हैज, ध्यान देंगे, इट हैज फिक्स साइज बट नॉट शेप। इसका शेप फिक्स नहीं होता, ये बात हमें समझनी चाहिए, बल्कि साइज फिक्स होता है। जैसे आप कहते हैं कि लिक्विड को, द्रव को हम लोग जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, इसका मतलब इसका शेप, आकार निश्चित नहीं है। आपने इस लिक्विड को क्या किया, बॉटल में रख दिया तो लिक्विड का आकार बॉटल जैसा हो गया। आपने इसे ग्लास में रख दिया, इसका आकार ग्लास जैसे हो गया। अर्थात आप इसे जिस बर्तन में रखेंगे उसी में क्या होगा, यह अपना शेप, अपना आकार बना देगा, इसलिए इसका शेप निश्चित नहीं होता है। ये रही आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट इंफॉर्मेशन लिक्विड के बारे में।
आप नोट करेंगे। इसी के साथ हम लोग समझेंगे गैस के बारे में पूरी जानकारी, और इसके बाद हम देखेंगे कि इन तीनों के बीच क्या रिलेशन होता है। इसलिए आप पूरी वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं और चैनल के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े। चलिए नोट करिए आप लोग। देखिए ये हो गया आपका लिक्विड। अब हम लोग जब बात करेंगे तीसरे टर्म की ओर, तो तीसरे टर्म में आपको देखने को मिलेगा क्या, गैस। हम लोग बात करने वाले हैं इस टर्म के बारे में, अर्थात गैस के बारे में। तो देखिए ध्यान से देखेंगे, फिर से हम वही चित्र बनाएंगे और उस चित्र में ये जो मॉलिक्यूल्स थे अब की बार ये बहुत क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो हैं इन्हें भी हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स कहेंगे। ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर आपको मॉलिक्यूल मिलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने बताया कि छोटे छोटे कणों से मिलकर ही पदार्थ बनता है। इसका मतलब है कि इन सब मॉलिक्यूल्स को मिलाने के बाद एक ऑब्जेक्ट का निर्माण होता है। चलिए फिर हम लोग प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो देखिए फिर से इनके बीच जो लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स था वो क्या हो गया, और कम हो गया। इसका मतलब है वेरी स्मॉल। तो आप कहेंगे कि इन गैस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज टू स्मॉल। टू स्मॉल का मतलब है बहुत कम हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। दूसरा, इनके बीच जो स्पेस है यह क्या होगा, लार्ज हो जाएगा। तो आप लिखेंगे इन गैस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आर टू लार्ज, अर्थात जगह स्पेस की जो संख्या है या जो क्वांटिटी है वह लगातार बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब जब इसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से इतना दूर होंगे, बीच में कोई फोर्स नहीं लगने वाला है, तो आप इसे जहां भी रखेंगे वो क्या हो जाएगा, प्रसारित हो जाएगा एनवायरमेंट में। इसीलिए आप देखते हैं कि जब आप स्प्रे को क्या करते, छिड़कते हैं, तो कुछ ही सेकंडों में वह पूरे के पूरे रूम में फैल जाता है। इसका मतलब है कि वो गैसेस स्टेट है, और गैसेस स्टेट में लगने वाला जो फोर्स है वह इतना कम है या नगण्य के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से साथ बंध नहीं पाते और ये पूरे रूम में बहुत आसानी से बिखर जाता है। इसके साथ ही तीसरी प्रॉपर्टी में आप बात करेंगे, जैसे सॉलिड में कि शेप एंड साइज फिक्स होता है। लिक्विड में आपने देखा कि साइज तो फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं होता। उसी प्रकार से गैसेस में कहेंगे कि इट हैज नो फिक्स साइज एंड शेप। ये प्रॉपर्टी हो गई किसकी, गैसेस की। ये तीनों बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग देखेंगे तीनों के बीच रिलेशन क्या होता है। एक मैप के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि इनके बीच क्या रिलेशन होता है। आप लोग नोट डाउन करेंगे गैस की प्रॉपर्टी को, आप लोग नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन कर लिए हैं। चलिए हम लोग देखेंगे अब कि इन तीनों के बीच क्या रिलेशन होता है। बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान से इसे समझेंगे तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए ग्राफ के माध्यम से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच क्या रिलेशन होता है। ध्यान से देखेंगे। देखिए यहां पे हम एक ये चित्र बनाएंगे और इस चित्र में आप देखेंगे, मान लेते हैं कि यह आपका क्या है, सॉलिड पार्ट है, यह क्या है, लिक्विड है, और ये क्या है, गैस है। देखिए सॉलिड से ये जो ग्राफ है, पिरामिड है, यह पिरामिड बताता क्या है, यह पिरामिड बताता है कि सॉलिड से लिक्विड में अगर बदला जाए तो उस स्टेज को क्या कहेंगे, लिक्विड से सॉलिड में बदला जाए तो उस स्टेज को क्या कहेंगे, सॉलिड से गैस में बदला जाए तो क्या कहेंगे, गैस से सॉलिड में बदला जाए तो क्या कहेंगे, लिक्विड से गैस में बदला जाए और गैस से लिक्विड में बदला जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम सॉलिड को लिक्विड में बदलते हैं तो उसे कहते हैं पिघलाना, अर्थात हम कहते हैं मेल्टिंग। क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। और जब हम लिक्विड को फ्रिज में पानी को रख के जमा लेते हैं, बर्फ बना लेते हैं, तो कहते हैं फ्रीजिंग हो गया। तो एक स्टेप क्लियर हो जाना चाहिए, एक होता है मेल्टिंग और उसका अपोजिट होता है
फ्रीजिंग। तो देखिए सॉलिड से लिक्विड में जब हम आते हैं, सॉलिड से जब हम लिक्विड में आते हैं तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, और दूसरा है लिक्विड से सॉलिड। तो सॉलिड से लिक्विड को हम कहते हैं मेल्टिंग और लिक्विड से सॉलिड को कहते हैं फ्रीजिंग। ध्यान देंगे, फ्रीजिंग कहते हैं, जमना कहते हैं। उसी तरह जब आप लिक्विड से गैस में आते हो और गैस से किस में आते हो, लिक्विड में आते हो, तो जब आप लिक्विड को गर्म करके गैस अवस्था में बदलते हो तो इस घटना को कहा जाता है इवेपोरेशन कहा जाता है। और जब आप गैस को फिर से ठंडा करके लिक्विड बनाते हो तो इसे कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहा जाता है, अर्थात हिंदी में इसे संघनन कहते हैं और इसे वाष्पीकरण कहा जाता है। दो बातें क्लियर हो जानी चाहिए। जब हम तीसरी बात में आएंगे तो देखिए कभी कभी सॉलिड भी डायरेक्टली गैस में बदल जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल में कपूर को ले सकते हैं। जब आप कपूर को गर्म करते हैं तो बिना लिक्विड में बदले वो डायरेक्टली कहां बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से, सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। और जब वापस गैस क्या है, सॉलिड में आने लगती है तो इसी को कहा जाता है रीसब्लिमेशन। क्या हो जाता है, रीसब्लिमेशन हो जाता है। तो इस ट्रायंगल के माध्यम से हमने समझा कि कैसे सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, गैस सॉलिड में, गैस लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में बदलता है। तो आपको यह बेसिक टर्मिनोलॉजी की जो क्लास थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, नया चैप्टर स्टार्ट है आपके थर्मोडायनेमिक्स, जो बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं, एक प्रॉपर नोट्स बनाएं। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो लगातार वीडियोस क्लासेस को देख रहे हैं, वो लोग लगातार देख रहे हैं कि आपको एक प्रॉपर वे में वीडियोस दी जा रही है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल के साथ जुड़ें। हम लोग इसके आगे का जो पोर्शन है नेक्स्ट, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट 5 लॉस पढ़ने हैं, इसलिए आप अगली वीडियो का जल्द ही इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।